हेलो एवरीवन। बिजनेस स्टडीज के पिछले क्लास में हम लोगों ने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पर चर्चा की थी। प्रबंध के स्तर हमने देखा था कि मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। इस लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम लोग ऑपरेशनल मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट लेवल भी कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पर, प्रबंध के कार्य। मैनेजमेंट को एक प्रोसेस माना गया है। इस प्रोसेस में मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले जो मेंबर्स हैं, उनके जो एक्टिविटीज हैं उनको प्लान करती है, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग, और इसके अलावा जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज हैं उनके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का प्रोसेस माना गया है। कहने का मतलब है कि प्रबंध को संगठन के सदस्यों से कार्यों के नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण एवं निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन के संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया माना गया है। यहां लिखा है, मैनेजमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स एंड ऑफ यूजिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। मैनेजमेंट को एक प्रोसेस माना गया है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं, गोल हैं, उनको अचीव किया जाता है और इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हर एक मेंबर के एक्टिविटीज की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का भी काम किया जाता है। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हैं। पहला फंक्शन है प्लानिंग करना। प्लानिंग करने का मतलब है यह डिसाइड करना कि क्या करना है, किस प्रकार करना है, किसको करना है, कैसे करना है। प्लानिंग का मतलब है ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को पहले से ही डिसाइड कर लेना और इस गोल को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अचीव करने के लिए रास्ता बनाना। ये जो प्लानिंग है ये ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम्स आती है ना, उन प्रॉब्लम्स को रोक नहीं सकता है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को फोरकास्ट करने में, उनका पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। तो प्लानिंग हर एक मैनेजर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाने वाला, परफॉर्म किया जाने वाला पहला फंक्शन है। प्लानिंग का मतलब हो गया क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और इसे किसके द्वारा किया जाएगा, इसके बारे में पहले से ही डिसीजन लेना। हम आज कहां खड़े हैं और भविष्य में हम कहां पहुंचना चाहते हैं, इसके बीच के अंतर को प्लानिंग पूरा करता है। हर एक मैनेजमेंट या हर एक मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स यानी गोल्स को पहले से ही डिसाइड करने में और इन ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को कैसे अचीव किया जाता है, इसके साथ ही ये मैनेजमेंट का काम शुरू होता है। ये जो प्लानिंग है, इसी प्लानिंग पर मैनेजमेंट का अदर फंक्शंस डिपेंड करता है। यहां लिखा है, प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ determining in advance what is to be done, how to do it, and by whom. This implies setting goals in advance and developing a way of achieving them efficiently and effectively. It is performed at all levels of management and in every organization. Planning involves deciding beforehand what is to be done in future,
how is it to be done, where is it to be done, when is it to be done, by whom is it to be done. Thus, planning involves choosing the right course of action out of various alternatives. It enables us to do things in an orderly manner by reducing the haphazard action. It thus increases economy and efficiency by minimizing random action. Planning cannot prevent problems, but it can predict them and prepare contingency plans to deal with them if and when they occur. ये जो प्लानिंग है, जिसको कि हम हिंदी में नियोजन कहते हैं, यह पहले से ही यह निर्धारित करने का कार्य है कि क्या करना है, किस प्रकार करना है तथा किसको करना है। इसका अर्थ है उद्देश्यों को पहले से ही निश्चित करना एवं दक्षता से एवं प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए मार्ग निर्धारित करना। यह प्रबंधन के सभी स्तरों पर किया जाता है और प्रत्येक संगठन योजना में पहले से निर्णय लेना शामिल होता है। यह प्रबंधन के सभी स्तरों पर किया जाता है और इसमें शामिल है जैसे भविष्य में क्या करना है, यह कैसे करना है, इसे कहां किया जाना है, यह कब किया जाना है, यह किसके द्वारा किया जाना है। इस प्रकार से नियोजन में विभिन्न विकल्पों में से कार्रवाई का सही तरीका चुनना शामिल है। मतलब जो वेरियस ऑल्टरनेटिव्स हैं उसमें से कौन सा एक्टिविटी, कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज किया जाए, ये प्लानिंग में इंक्लूड है। ये हमें बेतरतीब कार्रवाई को कम करके चीजों को व्यवस्थित तरीके से करने में सक्षम बनाता है। मतलब अगर मैनेजमेंट ना हो तो हमारा जो एक्टिविटी है, फंक्शंस है, वो सब हाफाजात तरीके से काम करेगा, बेतरतीब तरीके से काम करेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पूरा काम ऑर्डरली मैनर में हो, व्यवस्थित तरीके से हो, तो हमें प्लानिंग करके काम करना हो। ये जो प्लानिंग है ये हमारा इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। प्लानिंग प्रॉब्लम्स को पैदा होने से रोक नहीं सकता है, लेकिन इनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है तथा यह जब भी पैदा होते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम पैदा होता है तो इनके सॉल्यूशन के लिए कंटिंजेंसी प्लान बनाया जा सकता है। तो ये था मैनेजमेंट का पहला फंक्शन, प्लानिंग। मैनेजमेंट का जो दूसरा फंक्शन है वो है आपका ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि संगठन। ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन बनाना। ऑर्गेनाइजेशन के जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन एक तरफ तो डिफरेंट एक्टिविटीज और फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल बैठाता है। दूसरी ओर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने लोग हैं उनके बीच का जो रिलेशन है उसको अच्छा बनाता है। एक्चुअल में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था में काम करने वाले जो विभिन्न लोग हैं, समूह हैं, विभाग हैं, उनके बीच में इफेक्टिव तरीके से समन्वय स्थापित करना, तालमेल स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन बनाना, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का मैकेनिज्म है जिसके थ्रू मैनेजर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लान किया गया वर्क है, जिसकी योजना बनाई गई है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है उस काम को, और वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब कार्य की पहचान और उसका विभाजन किया जाता है। दूसरा काम डिपार्टमेंटलाइजेशन,
अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इस तरह के विभाग में ऑर्गेनाइजेशन को बांट दिया जाता है। इसके बाद ड्यूटीज असाइन की जाती है। जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, उनमें से हर एक डिपार्टमेंट का काम क्या होगा यह तय किया जाता है, और इसके बाद में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जाता है। मतलब कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पर्संस को ऑथोरिटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स, ड्यूटीज वगैरह असाइन की जाती है और एक हिरार्की बनाई जाती है। यहां लिखा है, ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क्स, establishing authority and allocating resources required to carry out a specific plan. संगठन यह निर्धारित योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्य सौंपने, कार्यों को समूहों में बांटने, अधिकार निश्चित करने एवं संसाधनों के आवंटन के कार्य का प्रबंधन करता है। Once a specific plan has been established for the accomplishment of an organizational goal, the organizing function examines the activities and resources required to implement the plan. एक बार संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विशिष्ट योजना जब तैयार कर ली जाती है, तो फिर संगठन योजना के यानी कि प्लान के एग्जीक्यूशन के लिए, क्रियान्वयन के लिए आवश्यक क्रियाओं एवं संसाधनों की जांच करेगा। इट डिटरमाइंस व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। यह आवश्यक कार्यों एवं संसाधनों का निर्धारण करेगा। इट डिसाइड्स हु विल do a particular task, where it will be done and when it will be done. यह निर्णय लेता है कि किस कार्य को कौन करेगा, इन्हें कहां किया जाएगा तथा कब किया जाएगा। Organizing involves the grouping of the required tasks into manageable departments or work units and the establishment of authority and reporting relationships within the organizational hierarchy. संगठन में आवश्यक कार्यों को प्रबंध के योग्य विभाग एवं कार्य इकाइयों में विभाजित किया जाता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो एसेंशियल वर्क है उसको मैनेजेबल डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है एवं संगठन की अधिकार श्रृंखला में, मतलब कि रिपोर्टिंग हिरार्की में अधिकार एवं विवरण देने के संबंधों का निर्धारण किया जाता है। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स हेल्प इन द accomplishment of work and promote both the efficiency of operations and the effectiveness of results. संगठन के उचित तकनीक कार्य के पूरा करने एवं ऑपरेशन की जो इफिशियंसी है या जो रिजल्ट का जो इफेक्टिवनेस है उसको डेवलप करने में, इंप्रूव करने में ये हेल्प करता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस रिक्वायर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को कार्य की प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न ढांचों की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है जब प्लानिंग कर लिया जाता है तब मैनेजमेंट का अगला काम है एक्टिविटीज को, फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करना और प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाने का मतलब है
कि काम को करने के लिए कितना यूनिट्स, डिपार्टमेंट, डिवीजन का जरूरत है, उसमें उस काम को बांट देना। हर एक डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट हैं, डेजिग्नेशंस हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, पोस्ट क्रिएट करना, और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले डिफरेंट पर्सन्स के बीच में राइट्स और ड्यूटीज, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इसका डिसीजन लेने से। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है स्टाफिंग, यानी कि नियुक्तिकरण। ये जो नियुक्तिकरण है एक प्रबंधक का तीसरा कार्य है, तीसरा चरण है। इसका मतलब भर्ती करने, चयन करने, कर्मचारियों को नियुक्त करने, उन्हें कर्तव्य देने, अच्छे संबंध बनाने और कर्मचारियों की समस्याओं को देखने से है। इसमें कर्मचारियों का प्रशिक्षण और विकास, उनका पारिश्रमिक तय करना, वेतन में बढ़ोतरी इत्यादि का निर्णय करने, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना, कर्मचारियों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाए रखना, ये सब शामिल है। नियुक्तिकरण में निम्नलिखित क्रियाएं शामिल है। पहली क्रिया तो है मानव शक्ति का नियोजन, मतलब वर्क फोर्स का प्लानिंग, ताकि आवश्यक कर्मचारियों की संख्या और किस्म का निर्धारण हो सके। दूसरा, संस्था में काम चाहने वाले उपयुक्त व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए भर्ती करना। तीसरा, विचाराधीन पदों के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्तियों का चयन करना। चौथा, कर्मचारियों की कार्य पर नियुक्ति। पांचवा, कर्मचारियों का प्रशिक्षण तथा विकास। छठा, कर्मचारियों के निष्पादन का मूल्यांकन। यहां लिखा है स्टाफिंग इज फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। नियुक्तिकरण इसका मतलब है सही कार्य के लिए उचित व्यक्ति को ढूंढना। A very important aspect of management is to make sure that the right people with the right qualifications are available at the right places and times to accomplish the goals of the organization. प्रबंध का एक महत्वपूर्ण पहलू संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सही योग्यता वाले सही व्यक्तियों को सही स्थान एवं समय पर उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करना है। This is also known as the human resource function and it involves activities such as recruitment, selection, placement and training of personnel. इसे मानव संसाधन कार्य भी कहते हैं तथा इसमें कर्मचारियों की भर्ती, चयन, कार्य पर नियुक्ति एवं प्रशिक्षण सम्मिलित है। स्टाफिंग के बाद मैनेजमेंट का चौथा फंक्शन है डायरेक्टिंग, निर्देशन। जब कर्मचारी नियुक्त कर लिए जाते हैं तब उन्हें सूचना, मार्गदर्शन देने और काम करवाने की आवश्यकता होती है। निर्देशन से अभिप्राय कर्मचारियों को प्रेरित करने, उन्हें निर्देश या सूचनाएं देना, कर्मचारियों की क्रियाओं का पर्यवेक्षण, सुपरविजन करना, उनके साथ कम्युनिकेशन करना, यह सब इंक्लूड है। प्रबंधक एक लीडर के तौर पर काम करते हैं और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। इसीलिए डायरेक्टिंग फंक्शन में सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना और लीडरशिप ये सब शामिल है। यहां लिखा है डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज to perform the task assigned to them.
निदेशन का कार्य कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करना, प्रभावित करना एवं अभिप्रेरित करना है, जिससे कि वह सुपुर्द किए गए कार्य को पूरा कर सके। दिस रिक्वायर्स एस्टैब्लिशिंग एन एटमॉस्फेयर दैट एनकरेजेस एम्प्लॉयज टू डू देयर बेस्ट। इसके लिए एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल तैयार करने की आवश्यकता है जो कर्मचारियों को सर्वश्रेष्ठ ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करे। मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर टू की कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्शन। अभिप्रेरण एवं नेतृत्व निर्देशन के दो मूल तत्व हैं। डायरेक्टिंग also involves communicating effectively as well as supervising employees at work। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने का अर्थ केवल एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जो उन्हें कार्य के लिए प्रेरित करे। Motivating workers means simply creating an environment that makes them want to work। नेतृत्व का अर्थ है दूसरों को इस प्रकार से प्रभावित करना कि वह अपने नेता के इच्छित कार्य संपन्न कर सके। लीडरशिप इज इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू डू what the leaders wants them to do। A good manager directs through praise and criticism in such a way that it brings out the best in the employees। एक अच्छा मैनेजर प्रशंसा एवं आलोचना की सहायता से इस प्रकार से निर्देशन करता है, डायरेक्शन करता है कि कर्मचारी अपना श्रेष्ठतम योगदान दे सके। कहने का मतलब है कि डायरेक्शन में अपने सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज के साथ में कम्युनिकेशन करना, संप्रेषण करना, बातचीत करना और उन्हें लीडरशिप, नेतृत्व प्रदान करना और संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें अभिप्रेरित करना शामिल है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव करने के लिए मोटिवेट करना भी इंक्लूड है। डायरेक्शन में क्या शामिल है? पहला, सुपरविजन, पर्यवेक्षण। इसका मतलब है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके कार्यों पर निगरानी रखना। सुपरविजन यह इंश्योर करता है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो दिए गए निर्देश का पालन कर रहे हैं या नहीं। जो रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं। दूसरा इसमें है कम्युनिकेशन, संप्रेषण। यह कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सूचना एवं समझ को, मतलब कि इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। एक मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट्स को यह बताना पड़ता है कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। उसे उनकी सोच में एक समझ पैदा करनी पड़ती है। इसके लिए यह जरूरी है कि मैनेजर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करे। तीसरा, लीडरशिप, नेतृत्व। लीडरशिप वह प्रोसेस है जिसके थ्रू मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर को डायरेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। मैनेजर अपनी व्यवहार कुशलता से ही संगठन के उद्देश्यों को पाने के लिए अपने सबऑर्डिनेट्स का सहयोग, हेल्प पाने में सफल होता है। और चौथा है मोटिवेशन, अभिप्रेरण। मोटिवेशन का मतलब है अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करना ताकि वे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए पूरे उत्साह से काम करें। एक सफल प्रबंधक कर्मचारियों को
उत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, अभिप्रेरित करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। जैसे प्रशंसा करता है, कभी कभी उनके काम को मान्यता प्रदान करता है, काम करने में फ्रीडम प्रोवाइड करता है, ठीक है, या फिर मॉनेटरी इंसेंटिव प्रोवाइड करता है। जैसे मान लेते हैं अगर ज्यादा काम करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा मॉनेटरी बेनिफिट मिले। तो इस तरीके से डायरेक्शन का काम किया जाता है। मैनेजमेंट का पांचवा और आखिरी काम है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण। नियंत्रण का अर्थ है अधीनस्थों के निष्पादन की जांच करना, मतलब सबऑर्डिनेट्स ने जो काम किया है उस काम की जांच करना। उच्च अधिकारियों को यह अवश्य देखना चाहिए कि उनके अधीनस्थों ने अपने कर्तव्यों को कहां तक पूरा किया है। यदि निष्पादन संतोषजनक नहीं है तो उसके कारण का पता लगाना चाहिए ताकि सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। कंट्रोलिंग में, नियंत्रण में यह देखा जाता है कि एक्चुअल वर्क स्टैंडर्ड वर्क के अकॉर्डिंग है या नहीं। स्टैंडर्ड वर्क जो कि काम करने से पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमारा काम ऐसा होना चाहिए और फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस की उससे तुलना करते हैं। नियंत्रण मैनेजमेंट प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना कंट्रोल के यानी कि नियंत्रण कार्य के बिना बाकी सारे मैनेजरियल फंक्शन इफेक्टिवली पूरे नहीं किए जा सकते। कंट्रोलिंग के प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले हर एक एक्टिविटी के लिए एक स्टैंडर्ड, एक पैमाना, एक क्राइटेरिया हम तय करते हैं। उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट और जो इंडिविजुअल है उसकी जो वास्तविक प्रगति है अथवा जो प्रोडक्शन उसने किया है उसका मेजरमेंट किया जाता है। तीसरा, एक्चुअल वर्क और स्टैंडर्ड वर्क दोनों के बीच में हम कंपैरिजन, तुलना करते हैं। यदि एक्चुअल वर्क स्टैंडर्ड वर्क के अकॉर्डिंग नहीं है तो हम सुधार के लिए जो भी स्टेप लेना है वो स्टेप हम लोग लेते हैं। यहां लिखा है कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नियंत्रण को प्रबंध के कार्य के उस रूप में परिभाषित किया है जिसमें वह संगठन के लक्ष्यों को, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन कार्य के निष्पादन को निर्देशित करता है। The task of controlling involves establishing standards of performance, measuring current performance, comparing this with established standards, and taking corrective action where any deviation is found. नियंत्रण कार्य में निष्पादन के स्तर निर्धारित किए जाते हैं। वर्तमान निष्पादन को मापा जाता है। इसका पूर्व निर्धारित स्तरों से मिलान किया जाता है और जहां कहीं विचलन होता है, डेविएशन होता है तो सुधार के लिए कदम उठाए जाते हैं। Here, management must determine what activities and outputs are critical to success, how and where they can be measured, and who should have the authority to take corrective action. इसके लिए प्रबंधकों को यह निर्धारित करना होगा कि सफलता के लिए क्या कार्य एवं उत्पादन महत्वपूर्ण है, उनका कैसे और कहां मापन किया जा सकता है तथा सुधारात्मक कदम उठाने के लिए कौन सा व्यक्ति अधिकृत है, ऑथोराइज्ड है। इस प्रकार से मैनेजमेंट में सबसे पहले योजना बनाई जाती है, फिर उस योजना को पूरा करने के लिए संगठन बनाया जाता है, फिर संगठन में लोगों की, कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, फिर उनको निर्देश दिया जाता है और तब उनके
काम पर नियंत्रण लगाया जाता है। मतलब सबसे पहले प्लान किया जाता है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग के जरिए लोगों की भर्ती की जाती है, फिर उनको डायरेक्ट किया जाता है और अल्टीमेटली उनके काम को कंट्रोल किया जाता है। मैनेजमेंट के विभिन्न कार्यों पर जनरली हम लोग ऊपर बताए गए क्रम में ही चर्चा करते हैं, जिसके अनुसार एक मैनेजर पहले योजना बनाता है, फिर संगठन बनाता है और फिर उसके बाद निर्देशन करता है और अंत में नियंत्रण करता है। वास्तव में प्रबंधक शायद ही इन कार्यों को एक एक करके करता है। प्रबंधक के जितने भी कार्य हैं वो सारे कार्य एक दूसरे से जुड़े हैं और वास्तव में यह निश्चित करना कठिन हो जाता है कि कौन सा काम कहां शुरू हुआ है और कौन सा काम कहां से शुरू हुआ। मतलब कौन सा काम कहां से कहां तक, कौन सा कहां तक, ये डिसाइड करना मुश्किल होता है। लिखा भी है मैंने, द वेरियस फंक्शंस ऑफ ए मैनेजर आर यूजुअली डिस्कस्ड इन ऑर्डर गिवन एबव, suggesting that a manager first plans, then organizes, puts staff in position, then directs, and finally controls. In reality, managers are rarely able to carry out these functions in isolation. The activities of a manager are interrelated and it is often difficult to pinpoint where one ended and the other began. Thank you. अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन, समन्वय। थैंक यू।